रिप्लाई कर दिया। पार्ट वन तो तुमने अप्लाई कर दिया और ये हो भी जाना है। फिर आप जब पार्ट टू और थ्री में जाओगे तो फिर कहोगे मैडम पहले क्यों नहीं बताया। पार्ट वन तो हो गया आराम से। बट एनीवे हम्म। डरा नहीं रही मैं। पार्ट अगर एमआरसीओजी के सारे पार्ट्स को देखा जाए ना, तो पार्ट वन काफी एज कम्पेयर टू टू एंड थ्री इज इजी एग्जाम। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम तो एग्जाम है, मुश्किल भी है, आप पढ़ोगे नहीं तो फेल भी हो जाओगे। लेकिन अगर सारे पार्ट्स को मैं कंपेयर करूं, या इवन मैं इसमें ये भी कंपेयर करूँ ना, मैं अपने सारे कोर्सेज भी कंपेयर कर दूं, FCPS 1, IMM, MCPS पार्ट टू, FCPS, MS पार्ट टू, MS ब्रिज, टोक्स, क्लिनिकल कोर्सेज, MRCPI, MRCG 2, 3, एनी कोर्स इफ आई विल ऐड इन द लिस्ट, और मैं आपसे, आप मुझसे पूछो कि सबसे अच्छा रिजल्ट किस कोर्स का होता है, तो पता है मैं क्या कहूंगी। आई विल से कि MRCOG पार्ट वन का रिजल्ट अच्छा होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक मैं पढ़ाती हूँ तो अच्छा होता है। मतलब ओवरऑल बाकी लोगों का भी, जो लोग पढ़ा रहे होंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे, अच्छा ही रहता है। ठीक है। और इसकी रीजन ये है कि पार्ट वन पे वो आपको रोकते नहीं है। दे रियली वांट कि आप सिस्टम में एंटर हो जाओ। दे अप्रिशिएट यू। और इस एग्जाम को डिजाइन इसी तरह किया गया है कि कोई इसमें रहे ना। अब अगर जो रहेगा तो फिर उसकी अपनी है ना। क्या कहते हैं, बैड लक है। मतलब अल्लाह ना चाहे तो अलग बात है, वरना ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि ये फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो यही है कि ये कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है। कंपैरेटिवली, आप में बहुत सारे लोग FCPS 1 देके आए होंगे। when you आपने अभी थियरी भी पढ़ी है MRCOG की, वो उसके मुकाबले में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस है MRCOG का। क्योंकि सिर्फ गाइनी ओप्स के इर्द गिर्द घूमती हैं बातें। FCPS 1 में तो बहुत सारी इची बिची है ना। तो एक तो ये फैक्टर है कि सिलेबस इंसानों वाला है। दूसरा फैक्टर ये है कि इसमें से ना रिपीट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर 69 पे पास हो रहे हैं तो 70% तो ये रिकॉल से रिपीट हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं। वो क्यों रहते होंगे वैसे? जब जब लाइक जब पता है कि ये सब सारे एग्जाम्स में थोड़ा सा इजी एग्जाम है, ये एग्जाम डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि आप पास हो जाओ, इसमें रिपीट भी होता है, फिर भी लोग क्यों इसमें रह जाते हैं? मैम बहुत ही लाइट ले लेते होंगे, जितनी तैयारी नहीं करनी चाहिए उतनी भी नहीं करते मैम, होंगे। स्ट्रक्चर नहीं 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 होगा उनके पास कि कौन क्या क्या छोड़ना है और क्या करना है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैंने वैसे लोरियां दिया, इजी इजी तो पढ़ते ही नहीं है। पढ़ना ही छोड़ दिया। तो अब लाइट ऐसा ऑन भी कर। नहीं करना है। ठीक है। स्लिप एग्जाम तो एग्जाम है। मैंने हम्म। तो कंपैरिजन में बताया है कि इतने आगे वाले एग्जाम्स या जो एग्जाम आपने दिए हैं, उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी है। अगर आप इसको स्मार्टली प्रिपेयर करते हो तो हो जाता है पास। बट इफ यू विल टेक इट टू लाइट, आप जो ड्यू चीजें हैं वो ही ना पढ़ो, तो नहीं आएगा ना। इफ यू कांट एक्चुअली मेमोराइज नर्व रूट्स, यू डोंट नो कौन सी आर्टरी कहाँ से आ रही है, कौन सी नर्व कहाँ से आ रही है, सप्लाई क्या कर रही है, अप्लाइड क्या है उसकी, जस्ट इफ आई विल फोकस इन वन सब्जेक्ट इन एटमी, तो नहीं हो सकते ना पास। तो बेसिक चीजें तो पूरी करनी है। मतलब ये वो ऐसा ऐसा एग्जाम है कि अगर आप स्मार्ट तैयारी कर लो, ठीक है, तो ये पास हो जाता है, बट प्रोवाइडेड दैट कि आप इसकी स्मार्ट तैयारी करो। अब तैयारी ही नहीं करोगे तो फिर तो कोई भी पेपर दे लो। उसमें तो फिर रहना ही है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि डोंट टेक इट लाइट। मैंने सिर्फ इस तरह से कंपेयर किया है कि एग्जाम पास होने वाला है अगर आप इंसानों की तरह पढ़ते हो, सिलेबस की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट करते हो। अगर 70% रिकॉल्स ही हैं तो फिर करते भी हो रिकॉल्स। अच्छा, रिकॉल्स रिकॉल्स में ना थोड़ी बहुत इश्यूज हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो भी पेपर दे के आया उसको वो पूरा पेपर अजबर अजबर भी हो। ठीक है, जो अगर एक ही पेपर आप में से 20 लोगों को मैं बोलूं आप इसको रिकॉल करो, तो 20 के 20 जब मुझे दोगे ना वो पेपर, वो 20 डिफरेंट पेपर होंगे। किसी को कोई बज लगा है, किसी को डिस्ट्रैक्टर ही बज लग रहा था, किसी को बज बज लगा, किसी को दो ऑप्शंस याद रहे, किसी को तीन याद रहे, किसी ने एक, किसी को लगा थोड़ी सी हलुसिनेशन हुई, उसने वैसे ही ऐड कर दी। और होती भी एग्जाम में जो चीज लिखी नहीं होती वो आपको महसूस हो रही होती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो हम रिकॉल्स को इतना भी नहीं लेके जाएंगे, हम हर रिकॉल्स को बेसिकली बैलेंस करके पढ़ेंगे कि इसकी की थीम क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है। बिकॉज इफ कुछ भी रिपीट हुआ तो वो की कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। लाइक बाय डिफॉल्ट बच्चों उन्होंने पूछनी पूछनी,
आपसे यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस, 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो थीम तो ये है ना कि सही से एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ कहाँ जा रही हैं, वो रिवाइज करो, उनके रिलेशनशिप रिवाइज करो। ना कि मैं आपको बोल दूं कि जो है ये जो यूट्राइन है वो इंटरनल आइलेट की ब्रांच है। ठीक है। बाजुकात नहीं, एग्जाम्पल गलत हो गई। या सिर्फ हम ये याद कर लें कि जो यूट्राइन है वो एंटीरियर डिवीजन से है। अगर एंटीरियर डिवीजन नहीं आया और आपने इसको ऐसे ही याद रखा कि एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है, वो है ही नहीं, तो फिर आपको की कंसेप्ट तो चैलेंज करना चाहिए ना कि वो फिर उसके बाद कौन सी ब्रांच से आ रही है, फिर वो इंटरनल आइलेट से आ रही है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो फिर कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लोगे, की तो बना ही लोगे। बट अगर सिर्फ रिकॉल्स को ही क्रैम करोगे तो एग्जाम में वो व्हाट इफ दे विल ऐड अनदर बस, तो कहानी चेंज। व्हाट इफ दे विल ऐड एन अ बेटर ऑप्शन अमंग ऑल 5। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा म्यूट किया था खुद को। तो ठीक है। तो एक तो वजह ये है इसके पास होने की कि एज कम्पेयर टू दैट अदर एग्जाम्स, इसका डिजाइन ही ऐसा किया गया कि मैक्सिमम लोग पास हों। रिकॉल्स रिपीट होते हैं, लेकिन रिकॉल्स के भरोसे पे नहीं बैठना। हमेशा जो की कॉन्सेप्ट है उसको ही फॉलो करना है। जब भी हम रिकॉल पढ़ेंगे, अगर उसमें 2-3 चॉइसेस मिसिंग भी हैं तो वी विल ऐड दोज मिसिंग चॉइसेस। हम आइडियल की भी बनाएंगे, एक्सक्लूजन की भी बनाएंगे, नेक्स्ट बेस्ट की भी बनाएंगे। ठीक है। and this is the way we will inshallah pass this exam. Okay, so let's start. अच्छा, मैं ना लाइक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एमबीबीएस में तो सप्लियां भी थी खैर। तो तुम लोगों की थी? किसी की सप्ली आई है एमबीबीएस में? मेरी थी। यस मैम, मेरी भी थी। ओके, जबरदस्त। चलो, तो जिनकी सप्ली है ना उनको पता है फेल कैसे होते हैं। ये अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बिकॉज फिर वो दोबारा वो हरकतें नहीं करते जिनसे बंदा फेल हो जाता है। तो आई नो हाउ टू फेल एनी एग्जाम। तो सबसे पहला जो चीज फेल होने की ये है कि आप ना ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि बहुत सिलेबस है, लोग तो पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, बस यही पास होंगे है ना, और मैं तो हो नहीं सकता, पता नहीं कौन लोग पास हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम इन माई करियर। अगर आपका माइंड सेट ये है ना कि अगर ये एग्जाम किसी इंसान ने बनाया है और पास भी किया है, तो वाई नॉट मी, मुझ में ऐसी क्या कमी है। ठीक है। ये इतनी बड़ी आपकी ईगो पे ये चीज है कि हाउ यू कैन टॉलरेट इट यार। ये मतलब कोई पेपर, कोई इंसान कोई पेपर दे के पास कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बुरी बात है ना वैसे। कितनी गंदी बात है ये। अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं ऑप्ट करना ये थ्योरी को कि कोई और पास हो सकता है और आप नहीं हो सकते। उसमें ऐसा किया है ना, तो अल्लाह मियां ने आप के क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम रखा है, ना जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम रखा है। आपके पास भी वही 7 डेज हैं, आपके पास भी वही 24 आवर हैं। एक इंसान की जो नेचुरल नीड्स हैं सोने की, जितना उसको सोना चाहिए आप भी उतना सोते हो, तो फिर वो ऐसा क्या मैजिक कर रहा है? इफ वो कर सकता है ना तो आप भी कर सकते हो। आप पे तो फिर लाजिम है करना है इसको। ठीक है। और इंशाल्लाह आप करोगे। और ये पॉजिटिविटी आपने हर एग्जाम में ऐड करनी है। ठीक है। दूसरा ये कि बस तुम लोगों ने तैयारी करनी है। ये मत सोचना पास होना है फेल होना है, नो नो नो। जब आप ये सोचते हो पता नहीं मैं पास होंगी, पता नहीं मैं फेल होंगी, अगर ना हुई तो क्या होगा, दोबारा इतनी सारी फीसें दोबारा भरनी पड़ेंगी, घर वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, भाड़ में जाएं सब। डोंट थिंक लाइक दैट। एफर्ट किया ना आपने, तो देखो अल्लाह का तो वादा है, ह्यूमन कैन हैव ओनली दैट फॉर विच दे एक्चुअली मेक एफर्ट। अगर किसी ने एफर्ट की है किसी भी चीज के लिए, आपको लगता है कि आपके साथ धोखा करेगा अल्लाह, भूल जाएगा? सोचो जरा। ये तुम लोगों का ईमान है, फेथ है, ये ऐसा फेथ तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? तो इतनी बड़ी तुम लोगों के लिए गारंटी है कि तुमने सिर्फ एफर्ट करनी है, और फिर सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो। वो तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, बेहतरीन अता करने वाला है, राइट टाइम पे देगा आपको।
राइट? तो बस आज से कमर बांध लो। किसी ने एग्जाम पास किया है तो डेफिनेटली आप पास करने वाले हो, ठीक है? और बस का जो आउटकम है वो अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का तो वादा है कि उसने तो लाइक वो तो आपको देगा जितनी आपने एफर्ट किया। और देखो, अगर आपने एफर्ट ही नहीं की ना, आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे फिर दुआएं मांगने का फायदा नहीं है, ठीक है? पहले अपनी तरफ से पूरी चीजें पूरी करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल रखो। तो फिर तो ये दीवाने का ख्वाब है कि जो चीजें पूरी करने वाली थी। देखो 14 सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें पहले ही पता है कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं, बता दिया गया है। और हम लोग आपको ये भी बता देंगे कि हर सब्जेक्ट से कितने कॉन्सेप्ट्स वो टेस्ट करेंगे। तो फिर तो ये तो ज्यादती है ना कि आप ना करो, ठीक है? चलो, सो डू इट नाउ। रिगार्डिंग द कोर्स, वी आर ऑफरिंग क्रैश कोर्स। इट्स मीन कि हम टारगेटेड थ्योरी रिवाइज करेंगे विद ईच क्वेश्चन। एंड दूसरा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बड़े शहजादे हैं, कि वो पढ़ते ही तब हैं जब एग्जाम बुक हो जाता है, ठीक है? और फिर अगर आपने थ्योरी नहीं की कहीं से भी, तो फिर बेहतर है कि आप करें कम्प्रिहेंसिव प्लान। इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना, ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू लिसन आवर लेक्चर्स। और अगेन मैं दोबारा कहूंगी, ये लेक्चर सुनते हुए बहुत सारी आपकी वो हवा से खमसा इस्तेमाल हो रही होती है, 5 सेंसेस। सिर्फ पढ़ते हो ना, तो बस क्या करें, रीड ही कर रहे हो, आंखों से नजर आ रहा है बस, और दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, हाथ में मोबाइल चल रहा है। नो, डोंट डू दिस। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, तो कानों में भी जा रहा है, देख भी रहे हो, स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं, टेबल्स भी समझ आ रही हैं, उनका फ्लो बना हुआ है कि ये होगा तो ये होगा, एरोज बने हुए हैं, एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, लिख भी रहे हो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली कंप्लीट यूर थीरी इन लेस टाइम। हमारे पास हार्डली 9 वीक्स है और 14 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टाइम तो कम है ना। तो अगर आपने थीरी नहीं की तो आपने करनी भी नहीं। एंड यू जस्ट हैव टू ऑप्ट दिस कम्प्रिहेंसिव प्लान। आपने बस चुप करके लेक्चर सुनने हैं। और यकीन करो, लाइक व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, उसमें तो कोई उर्दू में पढ़ाने का कंसेप्ट ही नहीं होता था। यू पीपल आर बाउंड टू एक्चुअली लिसन सेशंस इन समवन। अच्छा, जो पढ़ा रहा होता है ना, उसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट नहीं होती, वो भी कोई इजिप्टियन होता है, मलेशिया की होती है कोई, ठीक है? या वो इंडियन डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं जिनका आर इतना कानों में पिंच करता है, तो ना उनको कोई रिप्लेसमेंट वर्ड्स समझ में आ रहे होते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो उनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। आप भी वो जो 2-2 3-3 घंटे सुन रहे होते हो वो लेक्चर, जो कि अगर आपकी लैंग्वेज में मिल जाए तो 1 घंटे में भी आराम से समझ आ जाए और भूले भी कभी ना, ठीक है? तो ये तो मतलब ये तो बहुत, तुम्हें लोग सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर आपको ऐसा टेलर मेड कोर्स मिल जाए ना, जो आप समझ सकते हो, ट्रस्ट में इससे बहुत टाइम बच जाता है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड विद इन 10 मिनट्स। अगर वो मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपकी भी नहीं है, तो वो 30 मिनट तो लगेगा ही उसमें। फिर वो क्या करते हैं, थक हार के स्लाइड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो इट विल नॉट बी अ स्टोरी लाइक लेक्चर। तो इन दैट केस, आप ये अगर लेक्चर सुनोगे, दे विल बी इन योर ओन लैंग्वेज, जो आपको समझ आती है, शॉर्ट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने थ्योरी नहीं की। अगर आप थ्योरी कर चुके हो तो वेल एंड गुड, ओनली ऑप्ट क्रैश कोर्स, डू द पास पेपर्स, ठीक है? हाँ, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग एमआरसी जीवन के लिए बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि एमआरसी जीवन के लिए ये हो भी जाता है। अगर आप 2.5 मंथ में भी स्टार्ट करो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, तो एग्जाम पास होने वाला है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डिजाइन ही पास होने के लिए किया गया है। तो अभी भी इंसान बन जाओ तो ये हो जाएगा। एंड द बेटर वन विल बी कम्प्रिहेंसिव फॉर यू। समझ नहीं आएगा आपको वरना ना। सिर्फ पास पेपर्स देखो, पास पेपर्स तभी समझ आएंगे ना जब बैकअप पे अच्छी थ्योरी है। अगर आपने थ्योरी नहीं की तो थ्योरी या तो आप खुद करोगे, या फिर ये कम्प्रिहेंसिव प्लान ले लो। इसको कैसे अलाइन करना है मैं आगे बताती हूँ। ओके, तो रेगुलर कोर्स अभी कम्प्रिहेंसिव में बेसिकली दोनों ही होते हैं, रेगुलर भी क्रैश भी, ठीक है? इसमें लाइक 14 सब्जेक्ट्स हैं, उन 14 सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स ई बुक्स हैं। वो जो ऑक्सफोर्ड की बोर पैराग्राफ्स वाली बुक्स हैं वो नहीं पढ़नी पड़ती, बल्कि बुलेट्स में होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं। आधा मटेरियल होता है जो कि आपके एग्जाम में आना होता है, आधा तो वैसे नहीं पढ़ना होता, वो हमने भी निकाल के फेंक दिया। टेबल्स होती हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं,
तो स्टडी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वैसे भी हाईलाइट होती हैं, तो इट सेव्स योर टाइम। इसके बाद 3 लेक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे एनेटमी है, तो एनेटमी तो ले जाएगी, आप खुद से करोगे तो 10 दिन ले जाएगी। बट अगर कोई आपको कहे कि सारी नर्व्स एक लेक्चर में हैं, सारी लिम्फेटिक्स और बोन्स एक लेक्चर में हैं, सारे फोसा शोसा एक लेक्चर में है, तो इन 3 लेक्चर्स में आराम से ऑर्गेनाइज होके आप कर लोगे, और हर लेक्चर हार्डली 2 आवर का है, तो 6 घंटे में पूरी एनेटमी होगी, जो कि थ्योरी के लिए काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप पहले सुन चुके हो, अगर पहले से ही थ्योरी कोर्स का पार्ट थे, तो डबल स्पीड पे कर लो, तो फिर तो 4 घंटे में पूरी एनेटमी आपकी रिवाइज होगी। वरना खुद से करोगे तो आपके तो पूरा हफ्ता जाएगा एनेटमी करने में, अब टाइम भी तो नहीं है। तो दिस विल बी द स्मार्ट वे के डू द 3 लेक्चर्स ओनली इन दैट वे। अच्छा, तो क्रैश में हम थ्योरी डिटेल में नहीं करते, हम क्या करते हैं, एनेटमी के जितने भी रिकॉल्स हैं फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स पूरी, वो कंपाइल कर लिए हैं हमने, और वो फिर आप कर लेंगे। तो फिर इस तरीके से क्या होगा कि सारी नर्व्स के रिकॉल्स कर रही हैं, तो नर्व्स की वैसे भी थ्योरी याद हो गई कर करके, ठीक है। तो रेगुलर कोर्स में यू विल हैव गुड ग्रिप ऑन योर थ्योरी, क्रैश में आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाउ टू अप्रोच द रिकॉल्स, दोनों को कंबाइन कर दें तो इट विल बी द कम्प्रिहेंसिव वन। अच्छा, ये टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। बट इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट है, हम कंपाइल करके पढ़ाते हैं। आई थिंक इसका जो लास्ट बैच का लाइव सेशन था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी है यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप जस्ट टू टेस्ट के हाउ वी आर डूइंग द रिकॉल्स आप सुन सकते हो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट नहीं भी आती, तो जहां भी पी ब्रॉम के क्वेश्चंस आए हैं, हम साथ साथ बता रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या है पी ब्रॉम का, ठीक है। क्योंकि प्री टर्म लेबर है, तो सबसे पहले आपने देखना है लेबर में है या नहीं है। अगर लेबर में नहीं है, तो हाउ यू विल डायग्नोज इट। द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आप हिस्ट्री लो, पूलिंग हो रही है तो देखो, वही काफी है। नहीं है तो फिर कुछ आपने ओकल्ट लीकिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स के टेस्ट कराने होते हैं, और अगर वो भी नेगेटिव है तो फिर है ही नहीं लीकिंग। गॉट इट। तो वो शॉर्ट से इस तरह से हर क्वेश्चन के साथ वो थोड़े थोड़े आप देखोगे, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपकी थ्योरी में कंप्रोमाइज भी है ना, विद दिस क्रैश कोर्स टारगेटेड थ्योरी फिर भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे जो फीडबैक्स हैं वो ऐसे भी हैं कि उन्होंने हमारा थ्योरी कोर्स नहीं भी लिया, थ्योरी उन्होंने खुद की, बट खुद की एटलीस्ट, एंड विद क्रैश कोर्स अपनी थ्योरी को मजीद उन्होंने रिफाइन कर लिया विद आर फ्लैश कार्ड्स एंड अदर थिंग्स, तो दे हैव पास देयर एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, बस टाइम जल्दी गुजर रहा है। तो अब देखो 9 वीक्स में 14 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो हम फिर कुछ जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो 3 डेज में कर रहे होंगे, और कुछ जो बिग सब्जेक्ट्स हैं वो मे बी हम 1 वीक में कर रहे हो। तो इस तरह से आगे मैं बताती हूँ प्लानर हमने कैसे स्टार्ट किया। लेकिन आपके स्टॉप वॉच अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आपने पहले तैयारी नहीं भी की ना, अगर जीरो से तैयारी की है, द बेस्ट प्लान इज कम्प्रीहेंसिव। अगर थोड़ी बहुत थ्योरी की हुई है, देन गो फॉर क्रैश कोर्स, वट एवर यू आर डूइंग। कुछ मॉड्यूल्स रह गए हैं, कुछ अभी करने हैं या जीरो से करनी है, बट अब के बाद से टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑनवर्ड्स नो, यू कैन नॉट एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट यूर एनी सिंगल मोमेंट। इफ यू आर प्रोमिसिंग मी कि आप इस तरह से करोगे, तो ट्रस्ट मी, नो बडी कैन एक्चुअली मेक यू फेल। वो ऐसा होगा ही क्या पेपर में जो तुम्हें ना आता हो और जो हमने ना कराया हो, ठीक है। तो हेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड सक्सेस विल बी योर्स इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि लोग कहते हैं 60-70% होता है रिकॉल्स, मैंने भी ऐसा बोला है। लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, एक दो बजवर्ड एडिशनल आ गए या एक दो नई ऑप्शंस आ गई, तो यहाँ आपकी बैकबोन ना आपकी थ्योरी है। तो थ्योरी ना ऑल दो 40% है टोटल आपकी सक्सेस में, इंपॉर्टेंट रोल आपके पास पेपर्स का ही है। लेकिन जहां फंस गए ना, वहां आपका लाइफ सेवर जो है ना आपकी थ्योरी ही है, ठीक है। हाँ, अच्छी थ्योरी है तो फिर आपने ज्यादा टाइम अपने पास पेपर्स को ही देना है। अच्छे से पास पेपर्स कर लोगे तो फिर हो जाता है इसमें से काफी रिपीट। और अगर नहीं भी रिपीट होता थ्योरी तो अच्छी है ना, यू कैन इजिली मेक योर ओन की। ओके, अच्छा होता क्या है, एनेटमी से पेपर 1 में एनेटमी आएगी, 23-25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और व्हेन वी विल स्टार्ट एनेटमी वी विल गिव यू द लिस्ट
तो ये 25 क्वेश्चंस कौन कौन से की एरिया से आएंगे? जैसे मैंने बोला कि लिम्फेटिक से दो तीन आएंगे, दो तीन अप्लाइड से आएंगे, दो तीन ब्लड वेसल से आएंगे, दो तीन बोन से बोनी लैंडमार्क से आएंगे, इंक्लूडिंग द गायनाकॉइड पेल्विस एंड वेरियस टाइप ऑफ पेल्विसेस। ठीक है, तो वी हैव हाईलाइट दोज एरियाज एज वेल। अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन आएगा गायनाकॉइड पेल्विस से, वो सिर्फ इसका इनलेट ही पूछेंगे, तो ये गलत बात है। वो जरूर पूछेंगे गायनाकॉइड पेल्विस। इट्स योर लक कि वो इनलेट पूछ रहे हैं या मिड पूछ रहे हैं या आउटलेट पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर रिकॉल्स में से हर दफा ही उन्होंने आउटलेट पूछा है तो आप मत जाए उस रिकॉल्स पे। ठीक है, मे बी वो उसको याद ना हो, अच्छे से पूछा उन्होंने मिड हो, या आ भी सकता है आउटलेट। तो सारे तीनों चीजें आपने करनी कंपैरिजन में। अच्छा, फिजियोलॉजी से तो 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब देख लो, फिजियोलॉजी में हमारे सारे सिस्टम्स हैं, उनमें तो बहुत कुछ होता है नॉर्मल पेशेंट में। लेकिन आपसे तो सिर्फ प्रेगनेंसी की अडॉप्टेशन ही पूछेंगे ना, कि सीवीएस में क्या अडॉप्टेशंस हैं, ईसीजी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, रीनल सिस्टम की क्या अडॉप्टेशंस हैं। तो वी नो कि सीवीएस से 3 क्वेश्चंस आने ही आने, वी नो के रीनल से 2 क्वेश्चंस आने ही आने अडॉप्टेशन के, रेस्पिरेटरी से एक वॉल्यूम ने आना ही आना, हो ही नहीं सकता फिजियोलॉजी में जब तक वो आपके ये कॉन्सेप्ट चेक ना करें, आपको आगे जाने दें। तो आपने विद रिकॉल्स कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस करना है, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 15 क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली ये 15 कॉन्सेप्ट्स हैं। ईच टाइम दे विल टेस्ट यू, आपको लगेगा ये तो रिकॉल्स रिपीट हो गया है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वो दे विल ऑलवेज रिपीट। इसी तरह एंडो है। ठीक है, एंट्री पिट्यूटरी से आना ही आने 2 क्वेश्चन, थायराइड से 4-5 आए खड़े हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी ओवेरियन हार्मोन्स आने ही आने, प्लेसेंटा के आने ही आने। तो ये 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो 5-5 हर सिस्टम से आएंगे। तो दे विल ऑलवेज टेस्ट यू दीज एरियाज। और यहाँ से फिर आपकी अप्लाइड भी आ जाती है कि लाइक एंडो के साथ अगर एंट्री पिट्यूटरी डाउन हो रहा है तो किस तरह की इनफर्टिलिटी आप देख रहे हो, मेल में या फीमेल में। यू विल हैव आइडिया विद आवर सेशंस। बायोकेमिस्ट्री, इसको तो गोली मार दो कोई इतनी बुरी लगती है। डॉक्टर हीरा, हाँ, सॉरी फॉर मैम, मुझे जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो नॉर्मल वैल्यूज पेपर में आती हैं या आपने याद रखनी है नॉर्मल याद वैल्यूज करनी है। डेटा हर इंटरप्रिटेशन चीज की? पूरा सब्जेक्ट है, LF ये डेटा ही तो इंटरप्रेट कराना है। वो आपको दे देंगे एबीजीज की वैल्यूज, करो मैम इंटरप्रेट। मैंने बहुत बार इवन किया है आपके साथ, लेकिन वो याद ही नहीं रहती, इतनी वैल्यूज हैं और फिर प्रेगनेंसी की अलग है, नॉन प्रेगनेंसी की अलग है, तो वो कहाँ आई कैन याद रहती है अंडरस्टैंड। इतनी नहीं, LFT के हाँ, साथ? नहीं, ये करनी पड़ेगी, क्योंकि एलएफटीज में आपको पता होना चाहिए कि एएलटी की नॉर्मल वैल्यूज कम हो गई है। सिमिलरली जब वो कम हो गई है, तो अगर आप नॉन प्रेग्नेंट रेंज में देखोगे तो हमारे मुताबिक प्रेगनेंसी में वो ज्यादा हो गई है। आप हेपेटिक कोलिस्टेसिस नहीं डायग्नोज कर पाओगे बाइल साल्ट्स के साथ। इसी तरह प्रेगनेंसी में थायराइड डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, तो नॉन प्रेग्नेंट वैल्यूज लेके बैठे रहोगे तो अच्छी खासी हाइपो को मिस डायग्नोज करके आ जाओगे। देखो, ये तुम्हें एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये ऊपर ये देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 क्वेश्चन आ रहे हैं। खुदकुशी है ये ना करना। और कोई इतनी वैल्यूज नहीं है। सीबीसी की वैल्यूज हैं प्रेगनेंसी के अडॉप्टेशन में, वो कर लीजिएगा। ईसीजी के चेंजिंग्स हैं वो कर लेना। एलएफटीज में सारी थोड़ी ना करनी, वो यूजली एएलटी एएसटी पूछते हैं, और एएसटी में गोली मारो एएलटी ही पूछते हैं हमेशा, क्योंकि वही चेंज हो रहा होता है। गॉट इट? तो जब आप रिकॉल्स करोगे, आप मजीद रिफाइन कर लोगे कि कोई लैब भी वो पूछते हैं तो वो ज्यादातर एएलटी पूछ रहे हैं या वो टीएसएच पूछ रहे हैं, इससे आगे नहीं पूछते। या यू मस्ट हैव नो कि एएमएच की वैल्यूज क्या हैं, कि उसने एग डोनेशंस करनी है या अपने अंडे से करना है कुछ भी। ठीक है, एफएसएच की नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए। तो विद क्रैश कोर्स आपको पता चल जाएगा कि उनके जो की एरियाज हैं वो सारी लैब्स नहीं है, दे आर द पर्टिकुलर लैब्स। और एंड पे इतनी रिपीट होंगी, उल्टी आने को हो जाएगी तुम लोगों को कि बस अब बस कर दो। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच है, क्रैश कोर्स में स्मार्ट अप्रोच। अगर थ्योरी में बहुत सारे वैल्यूज की हैं तो अब नहीं करनी, अब वो वैल्यूज करनी है जो एग्जाम में बार बार टेस्ट हुई हैं। ठीक है, अच्छा पैथोलॉजी में ओके मैम। अडेटिन को, हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पैथोलॉजी में से ना अब उन्होंने डिवाइड किया होगा इसको जनरल और स्पेशल में। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे जनरल से, 7-8 आ जाएंगे आपके स्पेशल से। और स्पेशल से हमेशा वो टेस्ट करेंगे, आपको पता हो पैथोफिजियोलॉजी, प्रीक्लम्शिया की क्या हो रहा है, एंडोथेलियोसिस हो रहा है नहीं हो रहा, या फिब्रिन डेपोजिशन हो रही है, वो हमेशा ये कॉन्सेप्ट यहाँ आके जो भी
पैथोलॉजीज होती हैं प्लेसेंटा के डिसफंक्शन से, वो टेस्ट करनी उन्होंने। एक क्वेश्चन हमेशा रीनल से इस तरह आएगा, ठीक है। इसी तरह क्लिनिकल स्टेजिंग इनकी, सॉरी स्टेजिंग आनी हमेशा वो वल्वा से पूछेंगे आपसे, वल्वा से पूछेंगे या ओवेरियन से, कैंसर की स्टेजिंग आएगी, एक या दो क्वेश्चंस, ठीक है। तो फार्मा में आ जाएं, इसमें भी 2 डिवाइड कर ले, 7 क्वेश्चंस बेसिक से आ रही हैं तो 7 आपके स्पेसिफिक से आएंगे कि जैसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, उनकी कीमोथेरेपी क्या है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन फार्मा इजी वन है, ट्रस्ट में। अगर ये सिर्फ पास पेपर्स के साथ कर लो तो आप देखोगे कि सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे होते हैं। 15 में से 14 क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ही होते हैं, तो आपने फोकस ही हर ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जरूर करना है, इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लिनिकल मैनेजमेंट यू विल लव इट विद मी, ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में। ये मेरा चैलेंज है तुम लोगों को। माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी और बायोफिजिक्स और डेटा सॉरी बायोफिजिक्स एंड बायोस्टैट भी कोई नहीं पढ़ा सकता द वे वी टॉट इट, ट्रस्ट में, ठीक है। अगर आपने काफी जगहों के धक्के खाए हुए हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोर्स कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको बायोस्टैट भी आ जाएगी समझ में। और ये बायोस्टैट इतनी इफेक्टिवली आपको याद रहेगी, अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी कि आपके MRCG 2 में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बायोस्टैट बड़ा ट्रिकी मॉड्यूल है। यही ज्यादा लोग गलतियां करते हैं और यही आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होगा कि ये आपकी अच्छी होगी। इसमें लोग क्या करते हैं, एक सेशन रख लेते हैं और फिर आपको ढेर सारा होमवर्क देख के चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम सारे 5 फार्मूले लाज हैं वो बैठ के एक दिन करते हैं और मल्टीपल आपको एक्सरसाइजेस देते हैं और या लाइव भी हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं, रिसर्च हैं, वेरियस एक्चुअली एरर्स हैं, उन सबको हमने डिवाइड किया हुआ है। बायोस्टैट को अलग डिवाइड किया है, रिसर्च स्टडीज, एपिडेमियोलॉजी इसको अलग डिवाइड किया। हर हर टॉपिक के बाद उसके 5 ड्रिल क्वेश्चंस हैं और फिर नहीं वो भूलती। अगर सिर्फ एक दिन में सारे फार्मूलाज, एपिडेमियोलॉजी और कोहार्ट स्टडीज और सब कुछ पढ़ा के हम चले जाएं, ना आपके कुछ पल्ले पड़ता और ना हमारा कोई समय इससे कोई सेटिस्फाई होता। तो every time we receive a very good feedback after our biostat and clinical management Zoom sessions, तो इनकी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। रही बायो केमिस्ट्री, आई हेट दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी में नहीं पढ़ा ना तो अभी भी ना पढ़ना, सिर्फ इसके रिकॉल्स कर लेना, उसी से 8 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एवरी टाइम दे आर मोर इंटरेस्टेड कि हर साइकिल के रेट लिमिटिंग एंजाइम्स क्या हैं, कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, बस वो कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मॉड्यूल के साथ काफ़ी बुरा है, स्किप कर दिया था एंड पे। और जिन दिनों पे मुझे और हाई यील्ड सब्जेक्ट्स रिवाइज करने थे, मैं बायोकेमिस्ट्री 4 दिन लेके बैठी रही, आई फिर भी नहीं। तो ये भूल भी जाती है, हम डॉक्टर्स को बुरी लगती है बायोकेमिस्ट्री और बायोस्टैट। बायोस्टैट तो मैं बता रही हूँ कि आपको हम लाइक इसके बारे में परेशानी की जरूरत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का एक ही इलाज है कि इसके पास पेपर्स कर लो, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और उसमें से 8 रिपीट ही होते हैं। और आप अगर स्मार्टली करोगे तो आपको पता है कि किसी भी साइकिल में जो सब्सटेंस एंटर हो रहा है वो क्या है, जो आउट हो रहा है वो क्या है, उसके रेट लिमिटिंग 2-3 स्टेप्स के हैं। तो इस स्मार्टली इस तरह से याद करोगे तो सारे फैट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तुम्हें हो जाने हैं याद। और फिर वो पीछे क्या बचे, स्टेरॉइड पाथवेज और विटामिन्स, उनमें भी अगर कुछ आया तो वो रिकॉल से ही आ रहा होता है। मतलब वही टिपिकल 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा उन्होंने पूछने वो वी विल प्रोवाइड यू। तो नो वरीज अबाउट इट, इस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं तो कहती हूँ 2 दिन से ज्यादा बायोकेमिस्ट्री देनी नहीं है किसी ने भी, अगर पहली दफा ही पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स और 90% सेम ही रहती है। बाकी पेपर कैसा होता है, पेपर 1 में आपके पास 100 SPAs हैं, फिर उसके बाद 1 आवर की ब्रेक है और फिर दोबारा 100 SPAs हैं। हर पेपर की ड्यूरेशन 2.5 आवर है। बट ट्रस्ट मी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम गुजारना अजाब हो जाता है। वो लाइक 5 घंटे का ये पेपर है, वो 3 घंटे में करके फारिग हो चुके होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से को सजेस्ट करूंगी कि ब्रेक जरूर लेनी है इफ़ यू हैव टाइम, भागने की जल्दी ना करें, ठीक है। और बैठे रहें और 1-2 दफा और रीड कर लें, एक का दुक्का क्वेश्चंस फिर भी सेकंड रिवीजन में आप करेक्ट कर लेते हो।
बाकी पासिंग क्या इनके मार्क्स हैं और कंबाइन पास करना होता है दोनों पेपर? कंबाइन पास करना होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाकी इफ यू आर स्टार्टिंग अस फ्रॉम कम्प्रिहेंसिव कोर्स या पहले से ही थ्योरी कोर्स का पार्ट हो, तो सबसे पहला जो दिन होगा किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का, पहला दिन, उस दिन आपने थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी पढ़ने का टाइम भी नहीं है। उस दिन आपने लेक्चर सुनने हैं डबल स्पीड में, क्योंकि पढ़ने से तो एक सेंस इस्तेमाल होती है, लेक्चर सुनने में पढ़ने के अलावा दो तीन सेंसेस साथ में इस्तेमाल हो रही हैं, तो मेमोरी रिटेंशन ज्यादा है लेक्चर सुनने की। ठीक है। अच्छा, जब आपने लेट्स से इफ आई विल से, चलो मैंने बता दिया तुम्हें फिजियोलॉजी और पांच छह सिस्टम्स हैं, उसकी डॉक्टेशंस मैंने पढ़ा दी, और मैंने आपको ये बता दिया कि इसके निमोनिक्स ये हैं, ये सारी चीजें कम हो रही हैं, ये दो चीजें प्रेगनेंसी में ज्यादा हो रही हैं। ठीक है। तो जब आप ये लेक्चर सुनने के बाद पढ़ोगे ना, तो आपका टाइम जो है, अगर आप बगैर सुने पढ़ते तो 5 घंटे लगते, बिकॉज यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग यूर सेल्फ, निमोनिक्स यूर सेल्फ, सारे वो पैरामीटर्स जो ज्यादा हो रहे हैं वो आपने खुद से करने थे, जो डिक्रीज हो रहे हैं वो आपने खुद से करने थे, फिर रिकॉल्स के साथ कोरिलेट करना था कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन से हैं, तो ये 5-6 घंटे तो आपके लगने थे। बट अगर आप ये 2 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद रीड करोगे, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू रीड। आपका रीडिंग टाइम 5 घंटे से ड्रॉप होके 1 आवर पे आ चुका है। तो ये पैटर्न जरूर रखना, फर्स्ट लिसन यूर लेक्चर देन रीड। ठीक है। अच्छा, ये काम अगर पहले दिन कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज हैं उसमें तो फिर आपने बहुत सारे एसबीएस प्रैक्टिस करनी है ना, जो कि आपकी प्रैक्टिस बुक से भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम विल बी योर रिकॉल्स। ठीक है। तो फिर आप सॉल्व करेंगे, गलतियां भी करेंगे, उनमें अपनी गलतियां ऐड करें, आइडेंटिफाई करें, और अगेन ये साइकिल इस तरह से रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। तो डे 1 पे थ्योरी जितनी जल्दी कर सको कर लो, बट यू हैव इनिशियल 2 to 3 days कि आप इसमें थ्योरी कर लो या डिवाइड कर लो थ्योरी को, कि अगर एनाटमी के लिए आपके पास 6 days हैं, तो शुरू के 3 दिन में एनाटमी के लेक्चर्स आपने सुनने हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो रोज ही होगी। ठीक है। और उनसे भी आपकी थ्योरी के टारगेटेड एरियाज रिवाइज हो रहे होंगे। वी डोंट प्रोवाइड ओनली द की, वी प्रोवाइड यू प्रॉपर एक्शन एनालिसिस कि व्हाई दिस इज की, व्हाई नॉट अदर 4 ऑप्शन आर नॉट यूर की, और साथ में आपका कोई ना कोई फ्लैश कार्ड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो वो थ्योरी इस तरह आराम से रिवाइज हो जाएगी अगर नहीं भी की पहले अच्छे तरीके से। ठीक है। तो फिर हर सेशन का आपका, हर सब्जेक्ट का एक जूम सेशन भी होगा, लेकिन इससे पहले अगर थ्योरी कर चुके हो, टेलीग्राम पे एक्टिविटीज कर चुके हो, तो जूम सेशन आपका बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अगर जूम सेशन हम पहले दिन रख लें, तो यू विल बी आस्किंग दोज क्वायरीज जो कि आराम से सॉर्ट आउट हो सकती थी अगर आपने पढ़ा हुआ होता। तो इसलिए आपके जो जूम इंटरेक्टिव सेशंस हैं वो आफ्टर 3 to 4 days ऑफ ईच सब्जेक्ट होंगे, ताकि आप मैक्सिमम एफर्ट कर चुकी हूँ, और आपकी जो क्वायरीज हैं आपको पता हो कि पूछनी क्या है, प्रॉब्लम किधर हो रही है, और एक क्वालिटी इंटरेक्टिव सेशन हम लॉन्च कर सकें। ठीक है। एंड लास्ट डे विल बी फर्दर रिवीजन। तो यही बातें मैंने दोबारा इस तरह लिख दी हैं। अगर इस तरीके से फॉलो करते हो, बस मैं अल्लाह ही ना चाहे पास होना, तो फिर कोई नहीं फेल करने वाला। ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपका फोकस चेंज हो जाता है, उससे चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। और ये रिवीजन और बगैर रिवीजन के ये हालात हैं, ये वाला इमेज समझें कि बगैर रिवीजन के, और ये कितना क्लियर इमेज है, ये रिवीजन के साथ है। तो रिवीजन के लिए हमने आपका जो प्लानर बनाया है वो ऐसे बनाया है कि आखिरी के 3 हफ्ते आपको रिवीजन के लिए भी मिल गए हैं। कितनी मज़े की बात है। ठीक है। सो बाकी अच्छा, एक टिप है जो मैं हमेशा देती हूँ, वो ये है कि अभी से फॉर दिस 9 वीक्स अपनी एक आप छोटी सी कॉपी रख लें, एक रजिस्टर ले लो, एक नोटबुक ले लो, जो बहुत मोटी ना हो, हार्डली उसमें 50-60 पेजेस हो। ठीक है। और आपने उस बुक में, उस नोटबुक में 5 से 6 पेजेस हर सब्जेक्ट के लिए ना आपने रखने हैं, कि मैं ये भूल जाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। डोंट राइट एवरीथिंग विच यू फील कि यू आर गोइंग टू स्किप, एक जैसी हैं मिक्स हो जाएंगी, या मैम ने बोला इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत की कॉन्सेप्ट है, बार बार आ रहा है, सिर्फ आपने वो लिखनी है। क्योंकि जो लास्ट के आपके 2 to 3 days होंगे बिफोर एग्जाम,
यू रियली वांट टू रिवाइज योर थिंग्स, फिर आपको समझ नहीं आएगी आपने रिवाइज क्या करना है। यू विल ओपन एनेटमी, एनेटमी, ओ माय गॉड सो मैनी पेजेस, उसमें टाइम ही लग जाएगा व्हाट यू वांट टू स्क्रीन। बट अगर इस बुकलेट से आप एनेटमी के वो 5 पेजेस निकालोगे जो आपको पता है आपको तंग करते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो, और ये वो आपने लिखा ही वो है जो आप भूलते हो, और आपने एग्जाम से पहले इस तरह से प्लानिंग की है कि 2 या 3 दिन पहले आप उसको स्मार्टली रिवाइज कर चुके हो, तो एग्जाम में जो लोग गलतियां करेंगे ना अपने ब्रेन फॉग की वजह से, 30% वो आप नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव पर्पसफुली रिवाइज्ड दोज पॉइंट्स जो आपको भूलते थे, और आपने उस पर पहले ही एफर्ट कर लिया, अपने दरिया को कोजे में बंद कर लिया। लाइक 500 पेज की नेट में 5 पेज में आपने उसको लिख दिया। और देखो हमेशा होता है ऐसे, क्या हाल है, लाइक आप एक पूरी 3 घंटे की स्टोरी देखने जाते हो सिनेमा पे, और फिर घर आते हो और आपकी फ्रेंड ने, आपकी बहन ने वो मूवी मिस कर दी, तो जब आप उसकी स्टोरी सुनाओगे तो वो क्या 3 घंटे लगेंगे उसमें? सोचो जरा, 5 मिनट में आपने सुना देनी है, और येट यू विल नॉट मिस एनीथिंग, उसको ऐसा ही लगेगा कि पूरी मूवी देख ली है। ऐसा ही है ना? तो ये जो 5 पेजेस हैं वो ऐसा ही है, वो 500 पेजेस एनाटमी के या फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के ऐसे ही हैं कि आपने लाइक अभी 4-5 दिन जो हमने उस सब्जेक्ट को दिए, उसमें से आपने स्क्रीन कर लिए और उसकी एक समरी स्टोरी बना ली जो कि 5 पेजेस पे आ गई। ठीक है, अगर आप बहुत ही आलसी हो ना, तो फिर क्या करो, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और ये स्टोरी खुद को बता दो। अगर लाइक आपने बतानी है रीनल सिस्टम की फिजियोलॉजी, नहीं लिख पाए तो बोल दो यार कि ये सारी चीजें कम होती हैं, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, और ये एग्जाम क्वेश्चन हैं बहुत दफा आ चुके हैं। आपने आपको बोलो कि 2 मिनट लगेंगे, और अगर आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले अपना ही वॉइस नोट सुन लोगे तो आपकी पूरी वो रीनल फिजियोलॉजी रिपीट होगी, रिवाइज होगी, बिकॉज आप ही हो ना, आपको पता है ना अपना कि आप क्या भूलते हो। ये आलसी लोगों के लिए है। ठीक है, सही है ये वाली टिप। माई स्टूडेंट्स वेरी एक्चुअली लव दिस टिप, और मैक्सिमम सारे आलसी लगते हैं मुझे। वो ऐसे वॉइस नोट की समरीज बना रही होते हैं, वॉइस समरीज। चलो, तो समरी नोट्स बनाना मुश्किल काम है, पेपर कापी उठाओ और फिर ये इस तरह से वो पेपर ही भूल जाता है उस दिन, वो बुकलेट ही भूल जाती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि यू यू कैन मेक योर ओन व्हाट्सएप ग्रुप विद योर अनदर नंबर, और वो आप सब्जेक्ट वाइज बना लो, एनाटमी का एक अपना व्हाट्सएप सोलो ग्रुप बना लो, उसमें एवरीथिंग जो आपके एनाटमी से तंग करती है स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहो। अब उसमें कितने ही स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, 5-6 आ जाएंगे स्क्रीनशॉट, आपके उसमें कोई 10-15 वॉइस नोट होंगे। तो जो एग्जाम से बिफोर 72 आवर हैं उसमें ये 10-15 स्क्रीनशॉट्स पढ़ना या 5-6 वॉइस नोट सुनना कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन इजिली रिवाइज एवरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन एनाटमी इन एक्चुअली 1 आवर। ठीक है, अगर आप आज ये इस तरह से करते हो। ओके, तो ये 3 पेज 4 पेज देने हैं, और ये निमोनिक्स भूलते हैं, फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, दिल चाहता है कि गुम ना हो जाएं, तो उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तस्वीर बना लो अपने मोबाइल से। स्क्रीनशॉट लेना भी आलसी पन्ना है, डाल दे रहो अपने व्हाट्सएप में। मैंने तो ऐसे ही बनाए हुए थे, लाइक मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था, तैयारी भी आखिरी दिन में शुरू की थी। किसी ने बोलते थे बहुत इजी एग्जाम है, बहुत इजी ले लिया था फिर मैंने। तो खैर एनीवे, तो फिर बस तस्वीरें ले लेके डालती रही, और फिर आखिर के दिनों में एटमी का वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला, उसमें आई थिंक स्क्रीन शॉट्स थे कोई, मैंने तो डाल दिया था 20-25, वो बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स थे और अपने ही बनाए हुए थे, और अपनी वॉइस नोट्स थी, तो बहुत आराम से एनेटमी रिवाइज हो गई। बल्कि मुझे डर था ये एम्ब्रियो के निमोनिक्स में भूल जाऊंगी, तो मैंने आई वाज एक्चुअली गोइंग, माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग, तो मैं पीछे बैठ के वो सुन रही थी। ये क्या कर रही हो, ये कैसे निमोनिक्स? मैं कही बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है कि भूल गए तो मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं समझ आएगी एंडोडर्म से क्या ड्राइव होता है, एपिडर्म से क्या ड्राइव होता है। क्योंकि पता है क्या, हमारे लेवल पे ये बच्चों वाली बातें होती हैं, भूल चुके होते हैं बेसिक्स, तो फिर ये एफर्ट करनी पड़ती है इस तरह। तो आप भी इस तरह की टिप्स यूज कर लीजिएगा। बस की टू पास यही है कि अपने गोल्स डेडलाइन सेट करें, एग्जाम फोकस रहें। ठीक है, और फिर भी 5 दिन में कोई सब्जेक्ट करना था, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्या मत नहीं आगे, डोंट बी टफ विद यू। ठीक है, छठे दिन भी हो सकता है, एग्जाम ही है ना, पास हो जाएगा, नहीं भी होता आपको क्या मत तो नहीं आई ना, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ओके।
बाकी व्हेन यू विल ज्वाइन अस, आपको इंस्टेंटली हमारी वेबसाइट की एक्सेस मिल जाएगी और हमारी ई बुक्स की एक्सेस मिल जाएगी। टेलीग्राम में आपको ऐड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम समझने में अगर आप नए हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो वीपीएन थोड़ा तंग कर सकता है, बट इट विल बी सॉर्ट आउट इन 1 or 2 days। टेलीग्राम की पिन पोस्ट आपने ज़रूर फॉलो करनी है, वहीं सारे शेड्यूल्स और इम्पोर्टेंट जो है मैसेजेस होते हैं। एंड दिस इज़ योर प्लानर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर। हम ये पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अस, हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ प्री कोर्स एक्टिविटीज करते रहेंगे ताकि आपका एक भी सेकंड ज़ाया ना हो, ठीक है। लेकिन इम्यूनोलॉजी के लिए 2 दिन बहुत हैं, ट्रस्ट में। वी विल कवर एवरीथिंग ऑन इम्यूनोलॉजी इन दीज 2 days। इसी तरह जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, देन एनाटमी, देन एम्ब्रियो, देन फार्मा, देन फिजियोलॉजी, देन एंडो, देन माइक्रो, देन पैथो, देन बायोफिजिक्स, ठीक है। एंड बायोस्टैट 22 दिसंबर। अभी भी तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? 3 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि रिवीजन तो बहुत जरूरी है, मैंने तुम्हें बोला है। रिवीजन के बगैर तो समझ ही नहीं आती। तो दिल तो देन देयर यू पीपल हैव चॉइस। यू कैन ज्वाइन अस इन रैपिड रिवीजन कोर्स। अब आपको तो मैडम को तो बस कोर्स ही लॉन्च करती रहती हैं और मनी मेकिंग प्लान करना। मैं पढ़ रही थी तुम लोगों के मैसेजेस। नहीं, हम रैपिड रिवीजन यूजुअली वी डोंट चार्ज फॉर रैपिड रिवीजन फॉर आवर स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड अस इन थियरी एंड क्रैश कोर्स। We just want a testimonial from them because on that base we can grow. That's it. And you will be directly added in the rapid revision course. इसमें फिर हम क्या करेंगे? हम फिर ये सारे सब्जेक्ट्स दोबारा रिवाइज करेंगे, बट और इम्पोर्टेंट, टारगेटेड एंड फोकस्ड, ठीक है। मतलब ये वो सारे की कंसेप्ट्स हैं जो मैं बोला ना आपसे मैंने कि 10 से 12 क्वेश्चन हैं इम्यूनोलॉजी के, वो कंसेप्ट्स आने ही आने। तो वो विल रिवाइज देम ऑन 23 दिसंबर। एम्ब्रियो के भी इसी तरह हालात हैं, 20 कॉन्सेप्ट्स एंड कोर कॉन्सेप्ट्स, वो विल रिवाइज देम ऑन 24। इसी तरह एनाटॉमी के हैं टिल दैट के 10 जनवरी आ जाएगी एंड देन यू विल बी फ्री, ताकि आपके पास 3 to 4 days हों खुद को भी सेल्फ प्रेपरेशन के। मैडम एक सवाल है, एक्सक्यूज मी मैडम, आपने कहा कि पहले जो है वो कर लें थ्योरी, नहीं आपका लेक्चर सुन लें, ठीक है ना, फिर थ्योरी ई बुक्स या जो आपके नोट्स हैं फ्लैश स्टडी कार्ड्स हैं नोट है, हाँ उसे रिवाइज कर वो लें। वो रिवाइज कर लें। ये एक दिन में करना है, ठीक है ना। अब 5 दिन जरूरी एक नहीं है, डोंट बी सब्जेक्ट। टफ, प्लीज डोंट बी टफ। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप कर पाओ, ठीक है। अब जैसे उस सब्जेक्ट के अगर 3 दिन आपके पास, 3 दिन में स्प्लिट कर लो। सही। अब जैसे मैडम अगर आपने 5 दिन एक सब्जेक्ट के बताया, एनाटॉमी है या फिजियोलॉजी, उसके लिहाज से अच्छा फर्स्ट डे ये कर लिया, सेकंड डे फिर आपने कहा एमसीक्यूज करने हैं, पास पेपर्स है ना, और नहीं थर्ड डे भी अब पास नहीं, पेपर्स। देखिए एमसीक्यूज हम रोज ही कराएंगे। 1-2 घंटे अच्छा एमसीक्यूज होंगे, बाकी दिन तो फारिग ही हो ना, लेक्चर सुनते रहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। और सही लास्ट डे जूम सेशंस हो जाएगा, वो भी हार्डली 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मैक्सिमम। सही। हम आपसे 2 या 3 घंटे चाहते हैं रोज के, बाकी आपका टाइम है जो कि आपने कैसे यूटिलाइज करना है। वो आप ई बुक्स पढ़ लें, स्टडी मटेरियल पढ़ लें, लेक्चर सुने उसमें, ठीक है। और वैसे भी एक इंसान ना, कोई जितना मर्जी एग्जाम नजदीक हो, हमारा जो ब्रेन रिटेन कर सकता है ना क्वालिटी आवर स्टडी के, वो है 4 ही। 4 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। जो लोग कहते हो हम 6 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, बैठे रहेंगे, वो बस बैठे ही रहते हैं। रिटेंशन जो है ना 4 घंटे के बाद खत्म, ठीक है। तो डोंट मैडम बी ये एक टफ। गो में ना, ये एक गो में होता है ना, एक सेट में 4 घंटे, उसके बाद गैप ले, फिर रात में 4 घंटे बैठ जाए। यार ये ना फैंसी बातें हैं, सच में। 12 घंटे पढ़ लेंगे। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि MRCD 2 के लिए मैं एग्जाम बुक करा रही हूँ कल, तो फिर मैं दिन रात बैठ के पढ़ लूंगी तो एग्जाम हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा नहीं होगा। अगर पार्ट 1 कहती तो मैं तुम्हें कह देती हो जाएगा, बट ये सुसाइड है फॉर पार्ट 2, क्योंकि इट्स एक्सटेंसिव सिलेबस है। नहीं मैडम, कितने घंटे पढ़ना है? मैंने कहा फिर भी 4 घंटे ज्यादा इंसान नहीं पढ़ सकता। 4 घंटे पढ़ोगी तो ये जरूरी है। नहीं मैडम मैं 8 घंटे पढ़ लूंगी। मैं कहा तुम पढ़ ही नहीं सकती। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, देखो पढ़ना ये नहीं कि आप किताब लेके बैठे हुए हो, आपको आपको समझ भी आ रहा है, आप उसको प्रोसेस भी कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ ढंग का EMQ SBS सॉल्व भी कर सकते हो। फॉर मी वो आवर 4 है, ठीक है, वो 4 ही है। अब उसमें आप 6 घंटे 7 घंटे बुक लेके फिर रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, वो नहीं है। हाँ उसमें फिर आप फोकस, ये है कि 45 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ले ली, फिर 45 के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ले ली, लेकिन मैक्सिमम 4 आवर है। इवन इसमें मैंने इंटरवल ऐड नहीं किया। अगर आप इंटरवल ऐड करते हो तो देन इट विल बी लाइक 6-7 आवर्स। बट
जो स्टडी आवर है वो फिर भी 4 आवर ही रहेंगे, मैक्सिमम 5 आवर। मैं अगर मैम हम्म अगर ऐसे करें कि आपके जो लेक्चर्स हैं, जो जिन्होंने थ्योरी आपके साथ की है फॉर एग्जांपल, तो मैंने जैसे हम्म आपके लेक्चर्स में से अपने नोट्स बनाए हैं पूरे ना, तो अगर मैं हम्म। आपको दोबारा सेकंड टाइम मैं आपकी थ्योरी एक बार सुन रही हूँ लेक्चर, तो ज़रूरी है कि ई बुक से जाके ही नहीं, अपने आप नोट्स पढ़ा पढ़ो, करें? अपने नोट्स। इस दुनिया में ओके। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल है आपके हैंड रिटन नोट्स, चाहे आपकी राइटिंग कितनी मर्जी गंदी है, ठीक है, मतलब ऐसा तो आपने नहीं है कि अपने लिए लेक्चर लिखा में है। कोई चीज़ मिस है जो ई बुक में है और हमें वो वहां से ही करनी है ई बुक से? देखो, आपने जो अपने हैंड नोट्स बनाए हैं ना, वो भी थॉटफुली बनाए हैं ना, कि कोई ई बुक से आपको जो चीज अच्छी लगी या जिसको आपने मोर इलेबोरेट किया, फिर आपने लिखा क्या है बेसिकली नहीं हैंडी मैम, नोट्स में। जैसे आपने या आपके जो लेक्चर्स थे ना, मैंने हम्म उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे नोट डाउन किए हैं, या इम्पोर्टेंट क्या, ऑलमोस्ट आपके सारे लेक्चर्स नोट डाउन किए हैं, लेकिन ई हम्म। बुक अभी नहीं ओपन की। तो मुझे जस्ट कंफर्म करना है कि इस बार मैं ई बुक से भी मैच करूं कि कुछ अगर लेक्चर में नहीं नहीं है तो वो नहीं ई नहीं, बुक इतना जुल्म ना करो खुद पे, इतना जुल्म ना करो। इफ दैट दिस विल बी द सेम थिंग, ठीक है। नोट्स अगर तुमने बनाए हैं ना, इफ यू आर कॉन्फिडेंट डू योर नोट्स। मेरा ओके। मैं सजेस्ट ई बुक इसलिए करती हूँ कि आपने लेक्चर वहीं से सुने हैं, तो मैं चाहती हूँ आपकी पेज मेमोरी डिस्टर्ब ना हो। एग्जाम में पता क्या याद आ रहा होता है कि फलाने उसके ना ऊपर ना मैडम ने वो एक स्टिकर लगाया हुआ था सर्कुलर सा, उसमें ये लिखा हुआ था FSH जो है ना लेस देन जो है 4 है, तो ये अच्छी बात है। लेस देन 4 अच्छी बात होती है, ठीक है। लेस देन 4 मोर देन 4 हो तो ये बुरी बात है। दिस इज एक्चुअली टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी, हालांकि रेंज 10 है। एनीवे, तो वो जो है ना वो स्टिकर तुम्हें याद आ रहा होगा, पेज मेमोरी इस तरह याद आ रही होती है, ठीक है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, मुझे एग्जाम में एग्जैक्टली याद आ रहा होता है वो फलाने पेज पे नीचे मैंने ये लिखा हुआ था, ऊपर ये लिखा हुआ था, ये रेड से हाईलाइट किया था, ये ब्लू से किया था। इम्यूनिटी का तो मेरा लेक्चर ही काफी है, मुझे उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसके बस MCQs करना। ओके, और कोई मसले मसाइल तुम लोगों के, फिर हम। मैम मुझे आपसे ही पूछना था, जैसे हम लोग रेजिडेंसी, ज्यादातर लोग रेजिडेंसी कर रहे होंगे, उसके हम्म साथ हम लोग 4-5 घंटे चले, 4 घंटे एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे का एटलीस्ट पढ़ ही लेंगे क्योंकि ज़ाहिर एग्जाम बुक कराया है। लाइक उसमें फिर आपका 2 घंटे का लेक्चर होगा और फिर उसी के नोट्स पढ़ने हैं, राइट? नहीं, मेरा लेक्चर थ्योरी का है, ये इनके पास है। लाइक दे हैव इट, यू ऑलरेडी हैव दैट ऑन योर पोर्टल, ठीक है। जो नया लेक्चर आएगा वो रिकॉल्स का होगा, जूम इंटरेक्टिव सेशन, डॉक्टर मारिया विल टेक इट, जिन्होंने आपको सारे क्विज कराए हैं, यू नो अबाउट हर। नो डॉक्टर, हमने तो सिर्फ क्रैश कोर्स ले रहे हैं ना हम लोग तो। अच्छा, ओके ओके, नो वरीज। वो उन्होंने थ्रू आउट, वो वैसे वो गाइड ग्रुप में भी रोज कराती थी। अच्छा, एंड तो फिर हाँ, उसमें हम क्या करेंगे? लाइक उसमें थ्योरी लेक्चर सब हमें नहीं देंगे ना? नहीं, इफ यू विल ज्वाइन कम्प्रीहेंसिव देन यू कैन एक्सेस, और अगर आप थ्योरी खुद कर चुके हो तो आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, व्हाई यू आर टेकिंग। ट्रस्ट ऑन योर प्रेपरेशन, आज तक जितना भी पास किया खुद से किया है ना, जी इट्स जी। इनफ। हाँ, तो बस आप क्रैश कोर्स के साथ जो रेलेवेंट थ्योरी पॉइंट्स आए वो देख लीजिएगा, और जहां से आपने थ्योरी की है कोशिश करिए उस जैसे ही हमने वो सब्जेक्ट शुरू किया है, आप उसके शुरू के 1-2 दिन में वो थ्योरी रिवाइज कर लें, क्योंकि आप जब MCQs कर रहे होंगे तो फिर आपको की पिक करने में इजी रहेगा ना, क्योंकि वो फ्रेशली रिवाइज किया हुआ है। हम्म अच्छा, चलें ठीक है। ठीक है। मेरा डॉक्टर मारिया जूम में तो बहुत देर लग जाती है, जो क्या वो एक 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 बंदा एक वक्त में। डॉक्टर हेरा, जो जूम सेशन होता है उसमें तो काफी टाइम ही लग जाता है, लाइक एक ही सेटिंग में नहीं तीन नहीं, चार 2 या 3 घंटे से घंटे ज्यादा नहीं, 2 या 3 घंटे से ज्यादा, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता ना आपके मेंटर को ना आपको। 2 घंटे से ज्यादा जूम सेशन में लेने के हक में हुई नहीं। वी अच्छा कैन डॉक्टर टेक हेरा, इट एक और ऑन अनदर जरूरी डे। बात। जी, मुझे था कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट जो है ना, वो मतलब आप अगर डिसाइड करते हैं खुद, हाँ, ये मैंने लाइक मुझे डिसाइड किया लगता है कि हुआ है हम। एनाटमी, ये नहीं नहीं, हम एनाटमी वी विल सबसे स्टार्ट आखिर में फ्रॉम। होनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? एनाटमी सबसे आखिर में होनी चाहिए, वो तो भूल जाती है, बाकी सबसे आखिर सब्जेक्ट्स में के लिए। बायोस्टैट होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा भूलती है, नेट में तो फिर भी याद रहेगी। बायोस्टैट की दिमाग चलता ही फार्मूलाज, नहीं है। स्टडीज, अगर अभी कर ली ना तो फिर आप हर दूसरे दिन बैठ के उसके रिवाइज कर रहे होंगे, तो वी विल टेक इट नियर एग्जाम ताकि वो फ्रेश रहे।
ठीक है, थैंक यू। मैम मैम हमारी तो कॉल्स भी मारिया होती हैं हर 4 डे, तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग फिर? उसमें तो टाइम ही नहीं होता, लाइक 2 डेज वेस्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वेस्ट पोस्ट कॉल तो हिम्मत नहीं होती। सेटअप हैवी आप लोगों का? नॉर्मल है, लाइक इतना ज्यादा नहीं है। तो मेरी बात लेकिन सुनो, दुनिया मोबाइल हर वक्त जेब में होता है, निकाल कोई अच्छे से इन्वेस्ट करो, कोई ब्लूटूथ पे आप एयरपोर्ट्स लो, कानों में डालो, उसको सुनते रहो। तो फिर आप क्या करो, आप जो रिकॉल्स हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनते रहो, थीरी की भी सुनते रहो चलते फिरते, तो ये सारा काम हो गया। ड्यूरिंग ड्यूटी आवर ये कर लो। कोशिश तो करेंगे, लेकिन गायनी में आपको पता है ना, सभी मतलब फीमेल्स होती हैं तो लड़ वो। झगड़ के बैठ जाओ सबसे, आई नो अबाउट गाइनिंग, क्या तुमने दुख की रग छेड़ दी, और हमने क्या ट्रेनिंग नहीं की? द हाँ जाहिर है, मोस्ट आपने तो। टॉक्सिक ट्रेनिंग। पर आपको पता है मोस्ट टॉक्सिक, मतलब आपको खुद पता है, अगर हिलो तो नहीं तो की फिर। ना, फिर की तो, मुझे तो टॉक्सिक लोगों से अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि मुझे तंग कर रहे हैं ना, मैं अपने हस्बैंड से लड़के अगले दिन नई बुक लिख देती। तो इस तरह से चैलेंज दिया करो खुद को ना, कि कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो बस बी एक्सट्रीम पॉजिटिव, कर लोगे भाई, ये मुश्किल आदत है। और तुम्हें क्या लगता है ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, फिर एसआर बन जाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सुकून नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी है ना, इसी गायनी के साथ ही रखो, जो भी करना है, खाना पीना सोना जागना, शादियां अटेंड करना, शादियां करवाना, ये सब गायनी के साथ चलेगा, ये सब ड्यूटीज के साथ चलेगा। ये ट्रेनिंग है या इवन जॉब है, ये अब चलेगा, इसके साथ ही सरवाइव करना है। ये माइंडसेट बना लोगे तो फिर आप कर भी लोगे। और जब जब हम लोगों ने किया, आपके बहुत सारे कोलीग्स ने इसी ट्रेनिंग के साथ किया है, तो फिर तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुमने भी करना है। ठीक है। मैम डॉक्टर मारिया जो करवाती थी क्वेश्चंस थेरी, हमारी जो कोड उसमें उसकी हम्म। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती थी। ये अगेन रिकॉल्स में भी उतनी लेंथी हुआ करेगी क्योंकि नहीं वो नहीं, नॉट इतनी नॉट लेंथ। नॉट हेयर, नॉट हेयर, नॉट हेयर। अच्छा देखो, ओके। फिर ये ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपने स्टेट क्वेश्चन पढ़ा, आपको की आती है, आपको पता है ये की है, आपको दो फौरन समझ आ गई व्हाई यू आर रीडिंग द होल डिटेल। लेकिन मे बी कायनात को समझ ना आए, शी हैज टू रीड द होल डिटेल। तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन स्किप एक्सप्लेनेशन, वेयर यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट। मैम लाइक सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ना, जब आप वो 2-2 घंटे के जो भी सेशंस होंगे, जाहिर है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। मैं आपको जरा ये दिखा देती हूँ लेक्चर्स कैसे होंगे, ताकि वो भी तुम लोगों का वहम नहीं करे एक दफा। जस्ट एक मिनट, मुझे वेबसाइट वालों ने रखा हुआ हो पिछले वाले क्रैश कोर्स में, ये ना हो कि रिमूव कर दिया हो, पिछले वाला निकालती हूँ। हम्म, हम्म। महजबी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं आपसे कर सकती हूँ? ये मुझे महजबी कौन कह रहा है, ये तो मेरी कोई क्लास फेलो है। राबिया, क्या हो गया है महजबी? हाँ, मैं ना, राबिया मुझे दो एक मिनट दो बस, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दैट सेशन, देन वी विल टॉक ऑन फोन। एक मिनट मुझे दे दो बस। ओके 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 राइट। ओके। अच्छा, ये कोई क्रैश कोर्स नजर तो मुझे आ रहा है, नजर आ रहा है आपको ये? जी आ रहा है। देखो, अभी इम्यूनोलॉजी से हमने स्टार्ट किया, अब ये आई थिंक जुलाई का नहीं है, जनवरी का मुझे एक्सेस थी शायद, शुक्र है अब निकाला नहीं मुझे। तो यहाँ आपने क्लिक किया, ये ना रिकॉर्ड लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है, मतलब जब जनवरी में हुआ होगा पिछले साल तब का है। ठीक है। तो अब आप किसी वजह से बिकॉज ऑफ योर ड्यूटी आप लाइव सेशन में नहीं थे, तो आपने पोर्टल पे गए हो, और फिर थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये अपलोड होता है, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हो जाए स्टार्ट, जिसके मुझे सार नजर नहीं आ रहा। आई विल वेट।
बहुत पुराना कोर्स है शायद, इसलिए क्लाउड इसका डाउन है। बट एनीवे, हम मैं थोड़ा सा आपको लेआउट बता देती हूँ। तो आपने नजर आएगा तो कुछ बताऊंगी। अच्छा, ये सारा मसला ना इस वीपीएन की वजह से भी होता है। ये इसको ऑफ कर दें तो फिर ये सही चलती है वेबसाइट। ये मैंने अब ऑफ कर दिया है। ठीक है, आपके मोबाइल भी स्लो वीपीएन की वजह से होते हैं अक्सर। सी, तो आप क्लिक करेंगे ना इसको, तो ये चल पड़ेगी। ठीक है, फिर आप चाहते हैं इसको रिवाइज करना, आप दोबारा तो नहीं सुननी ना ये दोबारा, ये रिकॉर्डिंग जो 3 घंटे की है। फिर आप ये स्लाइड्स ओपन कर लीजिएगा, फिर ये चल पड़ेगी। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी है नीचे, एम्ब्रियोलॉजी के सारे रिकॉल्स जब ये हुए होंगे तो उन्होंने रिकॉर्डिंग को यहाँ अपलोड कर दिया और उन्हीं रिकॉल्स का पीडीएफ भी डाल दिया, ताकि आप बाद में नियर योर एग्जाम 22 दिसंबर को तो कोर्स क्रैश कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपने रिवाइज करना है। तो फिर जो लेक्चर आपने अभी सुना इसी महीने, वो दोबारा सुनना फिर बड़ी अजियत हो जाती है। तो यू जस्ट हैव टू ओपन योर स्लाइड्स, वो बड़ी अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। और साथ साथ आप अपनी बुकलेट मेंटेन करते रहें, जो मैंने आपको बोला है कि 5 पेज आपने बनाने हैं। इसी तरह एनेटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, एंडो है, माइक्रो है, फार्मा है, पैथो है, बायोस्टैट्स है। अब देखें बायोस्टैट को हमने कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक छोटा सा लेक्चर है और कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इसी तरह डिस्पर्शन डेटा का है, एपिडेमियोलॉजी का है, फॉरेस्ट प्लॉट है, और साथ साथ रिकॉल्स भी कवर किए हैं। तो ये बड़ी अच्छी टारगेटेड तैयारी हो जाएगी। बायोफिजिक्स है, इसमें ईसीजी के रिकॉल्स आ गए, और फिर बायोफिजिक्स के अपने रिकॉल्स आ जाएंगे। एंड एक माह का लास्ट में मॉक होगा, फिर एक बूस्टर सेशन होगा जस्ट बिफोर योर एग्जाम, जिसमें वी विल डिस्कस यू के पेपर कैसे अप्रोच करना है, उस दिन सोना कब है, जागना कब जागना कब है, हंसना कब है। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव, जैसे ही आपको नजर आ रहा है इसी तरह का आपका भी होगा। ये जनवरी का है तो आपका 2025 का, तो आपका जनवरी 2026 का होगा। ठीक है, और उसमें फिर आपके 20 to 25 के जुलाई और जनवरी के रिकॉल्स भी होंगे एडिशनल। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई डेवलप। वीपीएन, अच्छा देखो, जब तुमने वेबसाइट ओपन कर रही है तब वीपीएन बंद कर दो, और जब टेलीग्राम चलाना है तब वीपीएन चला दो। इसमें क्या दिक्कत है? एनी अदर क्वेरी? दूसरा ये कि जब आप रिकॉल्स पढ़ देखते हैं और आपने ये देखना है कि ये 160 पेज का है, ठीक है, ये इस तरह से आप उसका ओवरव्यू कर लें। ये पहले तो आपने वो लेक्चर सुनना है, बेहतर है कि आप जूम पे लाइव लें। नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग सुन लें, रिकॉर्डिंग के बाद रिवाइज करना है तो ये उसका पीडीएफ पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये फुल स्क्रीन कर लिया इधर से। फुल स्क्रीन करने के बाद ये चलता रहेगा। ये अब इसके सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, लेकिन उससे पहले हमने सारे फ्लैश कार्ड्स पढ़ाए कि अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से ये सारे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 160 पेजेस हैं। अगर ये 160 पेजेस आप कर लोगे तो सारी इम्यूनिटी के रिकॉल्स भी हो गए, और रेलेवेंट सारे आपको ये आपके कम्प्लीमेंट पाथवेज जितना कुछ भी थ्योरी में रेलेवेंट था वो भी रिवाइज हो गया। अगर थ्योरी वीक भी है तो विद क्रैश कोर्स वी हैव एड्रेस दोज पॉइंट्स अगेन। चलो अच्छा, ये 160 पेजेस हैं, लेकिन अगर आपने जंप करना है एट 60 पेज, तो अब वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। या आपने छोड़ा था 80 पेज तक, तो फिर 80 पेज आप दोबारा ऐसे ही करते रहोगे स्क्रॉल? नहीं, फिर आपने स्क्रॉल नहीं करना। फिर आपने जैसे आपने ये जनवरी 2023 के रिकॉल्स करने हैं। ठीक है, आपने यहाँ छोड़ा था, ये किस पेज पे है? 133 पे, और ये टोटल 163 पेज हैं। आपने 140 पे जाना है, आप यहाँ जाएंगे और आप यहाँ 143 लिख दें, 143 लिख दें, एंटर कर दें, 143 पे आ गए। अब आप किसी काम से चले गए हो तो आप आपको याद रखना है कि 143 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, तो आप आराम से 143 लिखें, चले जाएंगे, और यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जुलाई के अब शुरू हो गए। अब ये तो पिछला है ना, तो अब जनवरी के 2025 के वी विल ऐड इट। तो हो गया थोड़ा बहुत आइडिया हाउ यू विल डू योर ऑल सब्जेक्ट्स विद अस। जी हो गया। मैम वीक में क्लासेस कितनी होंगी? मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? मैडम एक वीक में क्लासेस जूम की जो क्लास होगी जो आप कह रही 2 आवर्स की होगी। वो एक दिन पहले आपको अनाउंस हो जाएगी, 1 डे बिफोर। ऐसा नहीं होगा कि आज शायद जो क्लास ले लो, होगी। क्लास ले लो। ठीक है, तो वी विल हाँ इन्फॉर्म इंतजार यू। करें। तो और ये पूरा प्लानर भी आपके पास है, एग्जैक्टली वी विल फॉलो इट, एग्जैक्टली वी विल फॉलो ओके। इट। इम्यूनोलॉजी के 160 पेजेस करने हैं 2 दिन में, भी तुम लोग कहोगे कि बहुत बोर हो गए हैं मैडम, कुछ और भी कर सकते हैं, ये तो इतना इजी है। ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो दिस कोर्स। इतनी मेहनत से इसकी एक एक चीज डिजाइन की गई है कि आप लोगों को, कहते हैं ना, वो स्पून फीडिंग है, ये जस्ट वो सोने का चम्मच है बस। वो क्या कहते हैं, पकी पकाई खीर है, वो तुमने खानी है, ठीक है, और दैट्स इट। हाँ, आपको एक्सेस मिल जाएगी फौरन, इंस्टेंटली, द मोमेंट यू विल एक्चुअली रजिस्टर्ड। हमारी वेबसाइट टीम को आपका जीमेल जाएगा, दे विल प्रोवाइड यू योर पासवर्ड एंड लॉग इन, एंड यू कैन यूज इट। और अगर नहीं भी होता तो यू विल वी हैव दोज हेल्पलाइन नंबर, एंड यू कैन सेंड हर कि ये इशू है, तो इट विल बी फिक्स्ड देयर एंड देयर। मुझे भी कर सकते हो, आई विल बी आल्सो बी देयर। चलें, सो थैंक यू एवरीवन। द मोमेंट यू विल ज्वाइन विद इन 6 आवर, अगर डे टाइम है तो यू विल बी एडेड इन टेलीग्राम एंड ऑन वेबसाइट। अगर रात है तो फिर रात गुजार लो, सुबह तक तो हो ही जाओगे। चलो, तो थैंक यू एवरीवन।